अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान का इसराइल को असले की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। फौरी तौर पर इसराइली रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर-ए-आज़म का रियाज में अरब इस्लामी ममालिक के हवाले से वहाँ प्रोग्राम था, इसमें उन्होंने ख़िताब किया है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान की सालमियत ख़ुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट के तहत चलाने पर भी गौर हो रहा है। इस खबर पर भी तबसरा करेंगे, क्योंकि चाइना के हवाले से 3 दहशतगर्द, जो चाइनी शहरियों की हलाकत के हवाले से 3 दहशतगर्दों को आज पकड़ लिया गया है जी। गिरफ्तार रक्षा ड्राइवर, बैंक मुलाजिम, सहूलतकार निकले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़तरे में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए चीन पुरअज़्म है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ साहब, तजज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, आज जो ख़िताब किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जो कि सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं और सऊदी के दारुल हुकूमत रियाज़ में गाज़ा व दीगर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और लिबनान की सूरत हाल पर बुलाया गया जो मुश्तरका इजलास था, अरब इस्लामी सरबराही इजलास, उसमें उन्होंने ये ख़िताब किया है और मुतालबा किया है कि इसराइल को असले की फरहमी और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाना चाहिए। आगाज़ हम इस खबर से कर रहे हैं, बड़ी खबर है ये, क्या कहेंगे सर इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, गैर मामूली इजलास है और इसमें मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी की एक यादगार स्पीच शहबाज शरीफ ने आज कर दी। ये वो स्पीच है जो बहुत अरसे तक याद रखी जाएगी पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान ने पहली बार खुल के इतना मजम्मत की और स्टैंड लिया इस हवाले से। दूसरा, जो ईरान के लिए सऊदी अरब ने कहा है, ये भी एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है, जिससे आपने वेस्ट को एक तरीके से हैरान कर दिया। उनको नहीं उम्मीद थी कि इस किस्म की होगी। साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने इसराइल पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है और अब इसको कोशिश करके अगर इसके एलानिये में भी ये बात डाल दी जाए तो ये बहुत बड़ा प्रेशर एक बिल्ड हो जाएगा उन पर। दूसरा, ईरान पर जो जिस तरह उन्होंने हमले किए हैं और उसकी सऊदी अरब की तरफ से मजम्मत भी एक बड़ा पॉजिटिव बयान है। इससे भी जो ईरान सऊदी ताल्लुकात जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। इस्लामी ममालिक का जो कहा जाता है जी, प्रेशर है तमाम इस्लामी ममालिक पर इसराइल को तस्लीम करने का। अब लग रहा है आपको कि जिस तरह सऊदी अरब ने बयान दिया, पाकिस्तान की जानिब से एक मुतालबा सामने आया, उसके बाद ये जो बात चल रही थी दब जाएगी या उस तरफ अब गौर ही नहीं होगा कि हम इसराइल को तस्लीम करें? देखिए, अब तो इसराइल को तस्लीम करना तो बहुत ही मुश्किल बात है, बल्कि जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, अब उन पर भी इतना प्रेशर आ रहा है और आता जाएगा कि वो भी अपने सफारती ताल्लुकात उससे ख़त्म करें जब तक कि इसराइल अपनी जहारियत ख़त्म नहीं करता। और इसराइल मुसलसल ढिठाई के साथ रोज़ाना दर्जनों मुसलमानों को शहीद कर रहा है, सैकड़ों को जख्मी कर रहा है। दुनिया सरफ नज़र क्यों करती है? फ़लस्तीन में जो कुछ कर रहा है, हज़ारों अफराद के साथ जो कुछ वहाँ हुआ है, किसी ढका छुपा नहीं, लेकिन दुनिया की खामोशी क्या पैगाम देती है? देखिए, दुनिया की खामोशी ज़्यादा है, इस्लामी ममालिक की खामोशी ज़्यादा होती है। जब इस्लामी ममालिक अब बोलना शुरू हुए हैं तो अब दुनिया की तवज्जो इसकी तरफ मुबदिल होगी कि भाई अब वो फ़लस्तीन की रियासत फौरी तौर पर कायम करने का मुतालबा उन्होंने किया है और जहारियत फौरी तौर पर बंद करने का कहा है, जंगी जराइम चलाने का कहा है। इस किस्म के बाद एक और अगर इसका एक स्टेप और आगे चला के तमाम इस्लामी ममालिक इसराइल का बाइकाट कर दें, हर तरह की माशी बाइकाट का ऐलान कर दें कि इसराइल से कोई तिजारत नहीं होगी जंग बंदी तक, और न ही किसी की कोई फ़्लाइट जाएगी, न ही कोई उनके साथ किसी भी किस्म के रवाज रखे जाएंगे, तो ये एक और स्टेप आगे, एक और कदम होगा। अनीस मंसूरी साहब, क्या कहेंगे? एक तो वज़ीर-ए-आज़म का बयान और फिर दूसरा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। ये ईरान के हवाले से बड़ा अहम बयान है। क्या ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं इस बयान के बाद आपको लगता है, और तयन हो चुका कि हमने किस तरफ रहना है? बहुत शुक्रिया अली आपका। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बयानात ही बताते हैं कि अगली सिमत क्या है। पाकिस्तान इस ख़त्ते में और ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता के अंदर उस तरीके से ख़ास पार्टनर नहीं है
जिस तरीके से ईरान है, जिस तरीके से सऊदी अरब है, जिस तरीके से तुर्की है, क्योंकि ये सब वो ममालिक हैं कि जो मशरक़ वस्ती में हैं। और अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मसला होता तो चलिए पाकिस्तान की वो हैसियत होती, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इस्लामी मुल्क है और इस बड़े इस्लामी मुल्क की हैसियत से ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक वज़न रहता है। मैं ऐसे ही समझता हूँ कि पाकिस्तान अमली तौर पर शायद उस तरीके से इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना इन्वॉल्वमेंट इस वक्त सऊदीया, ईरान, कतर, लबनान, शाम, इन सब ममालिक का है। इस हवाले से जो दूसरा बयान है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और वो दूसरा बयान सऊदीया के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनकी तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से ईरान के हवाले से ये बयान देना, ये वाज़ेह तौर पर ये ऐलान करता है कि आइंदा दिनों के अंदर अगर अमेरिका या यूरोप या इज़राइल की जो पॉलिसी होगी उसमें इतना आसान नहीं होगा। लेकिन 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। देखिए, इस अमेरिका का जो 5वां बहरी बेड़ा है वो इस वक्त इसी खत्ते के अंदर मौजूद है, और कतर के अंदर एक बहुत बड़ी ज़ाहिर बहरी बेड़ा, उनका एक ज़मीनी बेड़ा जो है वहाँ पर उनका एक अड्डा वहाँ पर मौजूद है। मामला यह है कि हम कब तक जो है वो दूसरी सिमतों से आने वाली बातों पर, गोलियों पर अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे। अगर इस खत्ते में अमन चाहिए तो हमें उन तमाम ताकतों को यहाँ से निकालना होगा कि जो कि किसी भी सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका इस खत्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम उनके लिए लड़ते रहते हैं। ईरान और सऊदीया के दरमियान चलने वाली प्रॉक्सीज़ हों या फिर बराह रास्त जुमलों का तबादला हो, कि सब ये बात ज़ाहिर करता है कि इससे इस खत्ते को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर सऊदीया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर प्रॉक्सीज़ भी बंद हो सकती हैं, और उन प्रॉक्सीज़ के बंद होने से फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मैं इसे इस तनाजुर में देख रहा हूँ कि ये बातें बयानात की हद तक नहीं होनी चाहिए, और इसमें अमली इक़दाम होने चाहिए जिसके बाद ये प्रॉक्सीज़ बंद हो और इन प्रॉक्सीज़ से पाकिस्तान जैसे मुल्कों को फ़ायदा हो। अब नवाज़ भाई साहब, ख़ास तौर पर ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद ये 2 बयानात, एक तो इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जंगी जराइम मुकदमा के हवाले से, और दूसरा ईरान के साथ ईरानी हवाले से सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान का बयान भी, तो क्या जाहिर कर रहा है? एक तरफ ट्रंप की हुकूमत आ रही है और दूसरी तरफ हमने तयन कुछ और कर लिया है, अगर तो उसका मतलब ब्लॉक भी चेंज होगा, फिर पाकिस्तान में पाबंदियाँ मुस्तक़बिल करीब में अब देखने को मिलेंगी। परेशानियाँ हैं या बेहतर होने वाला है बहुत कुछ पाकिस्तान और ख़त्ते के ममालिक के लिए? देखिए, प्रेशर टैक्टिक है, और बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक इस वक्त इस्लामी सर्वाइव कॉन्फ्रेंस की तरफ से आई है कि जितना नुकसान डेमोक्रेटिक और ये जो बाइडेन की हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया है, खुल के जिस तरह इसराइल की सपोर्ट की, इतना पहले कभी माजी में नहीं रहा। जंग बंदी की तो कोई बात ही नहीं की, बल्कि वो तो वीटो करता आया, और आज भी जब भी इनके 2 महीने बाकी हैं वो इसी किस्म के। तो बाइडेन इंतजामिया जा रही है, ट्रंप आ रही है, उससे पहले ये इतना प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि वो आने के बाद वो जैसे उन्होंने कहा है जंग बंदी, मैं जंग बंद कराऊंगा और नई जंगें शुरू नहीं करूंगा, तो उस पर वो इतना प्रेशर बिल्डअप करके कर देंगे कि सबसे पहला ही मसला उनके सामने तो अमेरिका आया हुआ हो। इस पर रिएक्ट नहीं करेगा जो आज बयानात हुए हैं? नहीं, अमेरिका अभी पावर देखिए, जो इस वक्त जो बाइडेन की हुकूमत है उस पर तो वो उनको तो ये पसंद नहीं आया होगा, लेकिन ट्रंप इंतजामिया जो अपकमिंग है, जो जाके जनवरी की 20 तारीख को चार्ज संभालेगी, उनके लिए ये उनके एजेंडे में एक ये चीज़ आ जाएगी सामने कि भाई ये अगर हमें इस खित्ते को साथ लेके चलना है, और आइंदा जो उसकी जो मेन लड़ाई जो होने वाली है, जो माशी लड़ाई है, वो चाइना के साथ है, और अगर उसको इस बड़े इस्लामी ब्लॉक की हिमायत चाहिए तो उनको पता है इसराइल को लगाम डालनी पड़ेगी, और उनका ख़ुद का भी 2 रियासती फार्मूला है कि भाई जंग बंद हो और फ़लस्तीन को भी तस्लीम किया जाए, इसराइल को भी तस्लीम किया जाए। तो उसके लिए ये प्रेशर पहले से बिल्डअप करने की टैक्टिस अच्छी टैक्टिस है। आप क्या कहेंगे, ट्रंप जीतने के बाद ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर? देखिए, असरअंदाज नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप पिछले 1 साल की पॉलिसी मोहम्मद बिन सलमान की देखें तो ये बर्फ़ पिघलने में बहुत वक्त लगा है, और ख़ास तौर पे कतर का जो वाक़या हुआ था उसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान की और ईरान की जो पॉलिसी रही है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने की नहीं रही है। आप आज देखिए कि बयान तो आप आज देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले दिनों ईरान के वज़ीर ख़ारजा सऊदीया में मौजूद थे, आज सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा ईरान के अंदर मौजूद हैं। तो ये तब्दीली अभी नहीं आई है, बल्कि आपके इल्म में होगा कि ये पिछले साल जो हज पर जो शिया हुजाज आए थे, या जो वहाँ से हुजाज आए थे ईरान से,
बड़ी रिलैक्सेशन दिया गया बहुत अरसे के बाद, बड़ी चीज़ें खोली गई और बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। 1 साल गुजर गया है उसको, उस प्रोसेस को। तो अब 1.5 साल से ही सारा मामला चल रहा है और ये 1.5-2 साल में जो मामला तब्दील हुए हैं यकदम नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा नुकता यह है कि क्या इससे पाकिस्तान के लिए कोई पॉलिसी में तब्दीली आएगी। देखिए, पाकिस्तान की अहमियत मशरक़ वस्ता के हवाले से उतनी ज़्यादा अहम नहीं है जितनी पाकिस्तान की अहमियत ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से। और अफ़गानिस्तान अब उस तरफ नहीं है कि जिस तरफ वो माजी में रहा है। अब वो सही, ये भाई गलत बात है कि वहाँ पर ख़वातीन पर अभी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। हमारे ताल्लुकात भी अफगानिस्तान से कोई बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हम। देखिए, अफगानिस्तान बहरहाल इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इतने बुरे भी ताल्लुकात नहीं हैं। नहीं तो अब ज़ुबैर साहब CPEC भी चल रहा है, हमारा गैस पाइपलाइन ईरान के साथ वो कंप्लीट नहीं हुआ, रुका हुआ है काम। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान देने के बाद आपने समझते हैं कि ख़ास तौर पर हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी के हवाले से वाक़यात हो रहे हैं, फिर वो प्रॉक्सी यूज़ होंगी, फिर मज़ीद हमारे यहाँ हालात ख़राब होंगे, ये भी तो है सामने। देखिए, अमेरिका में जो है ना वो चेंज होने जा रहा है। तो जो पहली गवर्नमेंट है वो अब जा रही है और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे रहे हम उस रिजीम के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं जो वहाँ पे एक तरीके से मौजूद थी और जो कार्रवाई कर रही थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये उसके लिए जौ के लिए है, अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, पहली बात ये। दूसरा, पाकिस्तान की अहमियत अफगानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजें निकलने के बाद वो नहीं रही जो उससे पहले थी। तो पाकिस्तान पे वो मज़ीद दबाव डाल के क्या करेगा, लेकिन पाकिस्तान उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वो चाइना को अगर उनको ब्रेक करना है या चाइना को उसकी जो माशी तरक्की में उसको स्लो डाउन करना है तो उसके लिए उनको पाकिस्तान तब उनके ज़रूर काम आएगा। नहीं तो पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना से इस वक्त बेहतरीन है। आप ताल्लुकात ईरान से अच्छे कर रहे हैं, आप चाइना की तरफ आप शुरू से मौजूद हैं, आप गैस पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल करना चाहते हैं, CPEC मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं वो अमेरिका इन तमाम चीज़ों को देखता रहेगा, हज़म कर लेगा? देखिए, हर मुल्क ना डबल गेम करता है दूसरे मुल्क के साथ। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान आलमी अदालत में जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसी गैस पाइपलाइन के लिए। पाकिस्तान ने वहाँ लॉयर फर्म्स भी ले लिए। ये एक खुली बात है। आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए रूट जाएगा और वो पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल होकर चीन तक जाएगा और चीन से आकर ये फिर मिडल ईस्ट और फिर ताजिकिस्तान और सब जाएगा। लेकिन आप देखिए, उसने दूसरी तरफ चीन ने क्या किया। चीन ने बदख्शां वाला रास्ता खोल दिया अफगानिस्तान के ज़रिए। अफगानिस्तान जहाँ पर ट्रेन तक नहीं होती थी वहाँ पर उसने ट्रेन वहाँ से बिछाकर वो आ गया ईरान तक। यानी वो ईरान तक अगर आ गया पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए तो उसके लिए सिर्फ हर मुल्क डबल करता है। वो पाकिस्तान से भी बात कर रहे हैं इस रूट के लिए, दूसरी तरफ अफगानिस्तान को भी अब ये लूप में रखे हुए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के जहाँ ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ ईरान के साथ थोड़े से मामलात भी हैं पाकिस्तान के। सिमिलरली सऊदीया ईरान के साथ अगर दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ा रहा है तो एक फासला भी रख रहा है साथ साथ कि जनाब ये भी मामलात हैं। तो अगर ये लगता है आपको कि पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से चलेगा, यानी पाकिस्तान अमेरिका को उस तरीके से निगेट भी नहीं करेगा। अच्छा, उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक, पाकिस्तान पर होने वाला इस वक्त जितना कर्ज है वो है IMF और दीगर लोन्स, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो एक्सपोर्ट है उसका 67% इस वक्त अमेरिका और यूरोप के साथ है। तो पाकिस्तान उनके साथ बिगाड़ भी नहीं सकता, यानी 67% अपनी इनकम को ज़ाहिर आने रोकेगा नहीं। पाकिस्तान के चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चीन में इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर हम इन दोनों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान खसारे में नज़र आता है। नहीं तो सर, ये तो आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सब अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है ना कि IMF ज़ेर असर है अमेरिका के, वर्ल्ड बैंक ज़ेर असर है अमेरिका के, एशियन डेवलपमेंट बैंक ज़ेर असर है अमेरिका ज़रूरी सब। तो फिर तो कहीं ना कहीं हम तो कर्जा ले लेके चला रहे हैं मुल्क को, फिर क्या होगा? देखिए, हमारी जो सबसे बड़ा मसला था IMF का, वो हम ऑलरेडी उससे प्रोग्राम कर चुके हैं अगले 3 साल के लिए। अगले 3-4 साल हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रोग्राम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते बिना किसी वजह के। ठीक हो गया। IMF का जब तक नहीं मिला था तब तक हम इसमें थे कि अगर हम IMF का नहीं मिलेगा तो हमें वर्ल्ड बैंक में और बाकी दुनिया के बैंकों में एक ISO सर्टिफिकेट की तरह होता है, तो वो आपको मिल चुका है। अफगानिस्तान का मसला ख़त्म हो गया, पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं है। कोई अमेरिका की इतनी बड़ी इमदाद पाकिस्तान को ऑलरेडी ही नहीं मिल रही है, बल्कि वो पाकिस्तान के बजाय वो इंडिया के साथ ज़्यादा अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बेहतर बना रहा है। तो पाकिस्तान पर प्रेशर अमेरिका डालने की पोजीशन में है नहीं यहाँ पे। जो दूसरा ये होता था कि यहाँ पे जो हुकूमतें अमेरिका को सूट करती थी, चाहे मुशर्रफ टाइप हो या ज़ियाउल टाइप हो, तो इस किस्म की कोई हुकूमत है नहीं। आप ये कह रहे हैं अमेरिकन और एक और बात, सबसे अहम बात जिसकी वजह से हम दबाव से, मैं समझता हूँ, निकल गए हैं, वो ये है कि होता यह था कि 2-2.5 साल बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आ जाती थी,
कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो उसके प्रेशर से भी हम निकल गए। 5 साल तक हम इस प्रेशर में भी नहीं है कि कोई हमारे आर्मी चीफ को हटा सकता है या आर्मी चीफ के जरिए हुकूमत पर दबाव डाल सकता है। तो अब पाकिस्तान इस प्रेशर से हट गया, पाकिस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए। आप भी समझते हैं हो सकता है ये पाकिस्तान अमेरिकन प्रेशर से निकल चुका, हालांकि जो फलस्तीन में हो रहा है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसके लिए कभी ऐसी आवाज उठाई थी जैसी अब उठाई है पाकिस्तान ने? नहीं, पाकिस्तान आवाज तो उठा रहा है, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर इंडिया को वहाँ से इशारा होता है तो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग, मस्जिद मजालिम, ये सब कुछ तो फिर भुगतना पड़ेगा। साहब देखिए, जो आवाज़ उठाने की बात है ना, तो अभी कुछ अर्से पहले तक एक साहब गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उनकी तकरीर पर कहा गया था, क्या तकरीर की है, सही है, वो जेल में आज। देखिए हाँ, तो ये अगर हम ये बात करते हैं कि जनाब नहीं, फिर ये तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं, जो अच्छी तकरीर करेगा फिर अंजाम ये होगा अमेरिका के खिलाफ। देखिए नहीं, तकरीरों सर शहबाज शरीफ साहब खतरे में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब तकरीरों का नतीजा नहीं निकलता। मैं कह रहा हूँ तकरीरें बहुत अच्छी बात है, फर्क पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता? पड़ता है, आप देखें पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। आप खुला ललकार रहे हैं। किसको ललकारा हमने? अब ये जो बयानात हैं, किसको ललकारा? इसराइल की ऐसी तैसी कर देंगे। अरे तो मैंने आपसे यही कहा, मुकदमा चलना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा, बहुत सी बात, हम सब खुश इन बातों से, लेकिन हम देख रहे हैं कि जी इसके नुकसान क्या हैं। देखिए, हम इजराइल के साथ छोड़ दें। देखिए, हम मैंने आपसे जो इब्तदाइया क्या कहा था, उसमें कहा था कि हम उस खत्ते में असरअंदाज नहीं हो सकते हैं, सही है, हमारी बात का वो असर नहीं हो सकता जो उस खत्ते के ममालिक के साथ हो सकता है। तो मैंने अपनी बात, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैंने इसीलिए इब्तिदा में कह दिया था कि भाई हम जितनी भी तकरीर कर लें, हम उस जगह पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अमेरिका के खिलाफ तकरीरें करने के बाद अंजाम आपने अमेरिका की तकरीर नहीं की, एक साहब ने तकरीर की थी। नहीं, मैंने अंजाम नहीं बताया, मैंने कहा अगर आप तकरीरों से मुआवजा कर रहे हैं तो ऐसी तकरीरें बहुत सारी हुई हैं, लेकिन फिर अंजाम भी देखें आप। अंजाम उस वजह से नहीं हुआ। अंजाम अगर आप ये कहते हैं कि भाई अमेरिका के खिलाफ तकरीर की थी और अमेरिका का ये मसला हो गया, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। उनके ताल्लुकात कहीं और ख़राब थे, असर नहीं पड़ता कहीं ना कहीं। उसी से भीख मांगने जा रहे हैं। कौन भीख मांगने जा रहा है? कौन भीख मांगने जा रहा है? वो जो कह रहे हैं कि जनाब बस हमें वहाँ पर अब आ गया है, हम देखिए हो जाएगा मसला। फिर फर्क, तो इसका मतलब फिर वही है ना कि जिसने किया है भाई वही कर सकता है। देखिए, जो वो इंतजामिया वो चेंज हो रही है ना, अब उसका भी तो फर्क आएगा ना हुकूमत का वहाँ पे। और इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान तारीख के सबसे कम दबाव में है अमेरिका के। इस वक्त जो फायदा उठा सकता है पाकिस्तान वो उठा सकता है। इतना प्रेशर ना है जिसकी वजूहत मैंने बता दी क्यों नहीं है प्रेशर। पाकिस्तान क्या पाकिस्तान देखें, एक बात फायदे से मुराद आपकी है कि सीपैक मुकम्मल कर ले, ईरान से मंसूबे जितने भी हैं, गैस पाइपलाइन मंसूबा जितने भी इस तरह की क्या चीजें, पता ये डिप्लोमेटिक हो गया। जब अगर आलमी अदालत बोले पाकिस्तान को कि आप पूरा करें वरना पैसा दे, तो पाकिस्तान बोले हमारे पास तो इसका कोई चारा ही नहीं है। अब तो आलमी अदालत ने बोला इसलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ, देखिए अली सिंपल इज दैट। बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी होगी अगर ऐसी हो तो। जुर्माना तो भरना पड़ेगा फिर आपको, इतने से कंप्लीट क्यों नहीं किया? नहीं, फिर जुर्माना नहीं पड़ेगा। जुर्माना नहीं, 10 साल की मुद्दत हो गई ना आपको भरना है। देखे, वो ईरान माफ कर सकता है अगर पाकिस्तान कंप्लीट कर दे। माफी करना तो जाएगा क्यों? वो जाएगा इसलिए कि पाकिस्तान को जवाब हो कंप्लीट करने का, कि वो हम खुद नहीं करना चाह रहे, अदालत बोल रही है तो हम कर रहे हैं। भाई डिप्लोमेटिक वे से सोचे ना आप। अच्छा जी, एक और खबर, आज बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला सिंध ने, ज़ियाउल हुसैन लंजार। उन्होंने जो कराची एयरपोर्ट पर हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हुए थे और धमाके की जगह से गाड़ी का HHS और नंबर प्लेट मिली और उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिंगरप्रिंट्स भी ली थी और फिर आज पहुँचे हैं वहाँ तक। उन्होंने आज ये कहा है कि हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से ख़रीदी गई है, अदायगी हब के निजी बैंक के ज़रिए की गई और एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड जावेद और खातून समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? आप इस तरह के जो हमले हो रहे हैं और फिर खैर अच्छी कारकर्दगी, इसको भी सराहा जाना चाहिए पुलिस की कि उन्होंने पहुँचे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं, इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर असरअंदाज किसी न किसी हद तक तो होती हैं। देखिए, आज ही बयान आया है चाइना की तरफ से कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इस किस्म की कार्रवाइयों से ख़राब नहीं हो सकते। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने एक ऐसी चेन पकड़ ली है जो ये मुसलसल कर रही थी। इसको ब्रेक करने के लिए एक बड़ी इसमें कामयाबी हासिल होगी और चाइना को भी एतमाद होगा कि खाली मर रहे नहीं हैं बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी इसमें जिन लोगों ने भी कार्रवाई की और इतनी मेहनत करके इनको पकड़ा है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ वो मुजरिम का दायरे में आएंगे बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहाँ से कार्रवाई हो रही थी वो भी एक्सपोज हुए होंगे। अनिस मंसूरी साहब, ये पकड़ लिए बहुत सी बात है, ज़बरदस्त कारकर्दगी, लेकिन ये दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो या सिंध से हो या पाकिस्तान किसी भी जगह से हो, ज़ाहिर है इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और बाहर जो बैठे हुए हैं वो इंडिया है। फिर बहुत सारे लोग नाम लेते हैं जी इंडिया को किसने इशारा किया, शायद अमेरिका भी शामिल हो, तो अब क्या होगा?
देखिए एक तो यह है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक वे में इसको मसले को हल किया और बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसने हल किया। ये एक हमें इसको देखकर सराहना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह कि देखिए ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये नहीं, जब हम ये कता कलामी कि जब हम ये कहते हैं कि जी इन दहशतगर्दों का ताल्लुक गो के हमारे यहाँ पाकिस्तान से, लेकिन इनको फंडिंग हो रही है जी इंडिया से, या ये इनका ट्रेनिंग होती है फ़लाँ जगह से, ये वहाँ जाके छुप भी जाते हैं, वहाँ से सब कुछ हो भी रहा है, शवाहिद भी आपके पास मौजूद हैं, तो इंडिया के ख़िलाफ़, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ या जहाँ से भी इनका ताल्लुक है, तो उनका हवालगी का मुतालबा नहीं करते, उनके खिलाफ आलमी अदालत में क्यों नहीं जाते? देखिए पाकिस्तान ने बिल्कुल हवालगी का मुतालबा किया है। ये एक बात तो अफगानिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया कि भाई यहाँ पर ये दहशतगर्द इंडिया में भी जो लोग हैं उनसे बाकायदा पाकिस्तान ने मुतालबा किया। अभी आपको याद होगा कि जो चंद ऐसी टारगेट किलिंग्स हुई थी कराची से लेकर पंजाब के अंदर भी, कि जिसमें बाकायदा उनके शवाहिद के साथ पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि इंडिया का हाथ है इसमें और ये पूरा सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है दुबई, जर्मनी, यूरोप के दीगर ममालिक से होता हुआ इंडिया से लेकर यहाँ पर पैसा शिफ्ट हुआ है। इस हवाले से बाकायदा पाकिस्तान की ने जो है हुकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको पता होगा कि दफ्तर खारजा ने बाकायदा इस पर तमाम शवाहिद सामने रखे थे। मामला क्या है अली, देखिए इस वक्त पाकिस्तान एक जंग की कैफियत में है, हम माने या ना माने, और जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसके अंदर हमारे दो सूबे मौजूद हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत पेचीदा है। ये मामला जहाँ सियासी है वहाँ पर मकामी है, वहीं पर इंटरनेशनल भी है, सही, जिसको अगर हम तीनों बुनियादों पर अगर हल करने की कोशिश करें तो ये मामला हल होगा। पाकिस्तान की कोशिश है कि ये मामला हल हो सके, पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो कोशिश भी कर रही है कि हल हो सके, लेकिन मामला यह है कि देखें हर तरफ से मामला चल रहा है ना। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखते हैं तो सिमिलर सिचुएशन इस वक्त ईरान के अंदर जो सिस्तान का इलाका है, सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पर भी ये सूरत हाल चल रही है। अगर सिस्तान बलूचिस्तान को यहाँ से कनेक्ट करें, उन्हीं पहाड़ी सिलसिले को आगे आप इराक़ तक लेकर जाएँ तो वहाँ पर भी सूरत हाल है कुर्दों की। इस कुर्दों को आप आगे तक तुर्की तक लेकर जाएँ तो तुर्की भी यही कर रहा है तो एक ही जोन ना पूरा, जो पहाड़ों का पूरा सिलसिला आ रहा है ये ख़त्म पाकिस्तान पर हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी इब्तदा देखें तो तुर्की से हो रही है, तुर्की भी उन्हीं कुर्द बलोची अपने आप को कहते हैं, उनसे भी लड़ रहा है। इराक़ में भी यही मामला चल रहा है, ईरान के अंदर भी यही मामला चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी यही मामला चल रहा है। अच्छा जी, एक ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर सियासतदान और JUIF के सरबराह फजल रहमान साहब ने UK में मौजूद हैं, विकफील्ड में एक तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया है और दो तीन बड़ी अहम बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा जी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में जो तरमीम की हुकूमत ने, ये 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है, मुँह पर तमाचा है। सूदी निज़ाम पर भी उन्होंने बात की, लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि एक ख़ास तौर पर एक कानून जो मंजूर हुआ, 6 बिल जो मंजूर हुए थे 16 मिनट में, उसमें उन्होंने ये कहा किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, एक तरफ तो वो वोट देकर चले गए, लेकिन अब हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं और जो कवानीन मंजूर हुए हैं उनकी खामियां भी बयान कर रहे हैं। इस हुकूमत की मौक़िफ़ ज़ाहिर सवाल से ये है कि जी बिल्कुल सही हुआ, लेकिन आपका तज़किया क्या है, जो खामियां बयान कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है? देखें, जब ये बिल पास हुआ था तो उस वक्त भी अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था इन सब में जो सबसे गलत चीज़ हुई है, जिसको तमाम पार्टियों को एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा, वो है कि बगैर किसी उसके सबूत की बुनियाद पे, शक की बुनियाद पे आप किसी को 90 दिन के लिए अरेस्ट कर सकें नॉन बिलीविंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ इंसानी बुनियादी उसके हमारे आइन के भी से भी मुतसादिम होती है और ये शिक बहुत तंग करेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर इसके लिए कोई सही मानों में कोड चला गया तो और बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन ये जो है ना ये इसको कोड उड़ा देगी, क्योंकि ये तसादुम कर रही है आपके आइन से। आइन में आप इसमें इसको आपको आइनी तरमीम लानी पड़ेगी। ये कानून एक्ट से काम नहीं होगा, एक्ट से काम नहीं होगा, क्योंकि ये आइन में तरमीम एक तरीके से कर रहे हैं। आइन कुछ कहता है इंसान के बुनियादी हुकूक के लिए और आपने एक चीज़ अलग पास कर दी। तो अगर कोई सही से जाए तो और तो नहीं, लेकिन ये कम से कम उड़ सकती है। और 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत की तौहीन है, इस तरह की वो कह रहे इस तरह के अगर आपने पार्ट ऑफ दैट तरमीम, तो मैं इसमें तो ये बोलूँगा वही आफ्टर इफेक्ट जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं उसमें तो ये हो तो गया, उसमें वो नादा हो जो भी हो तो गया वो। क्या कहेंगे नज़ीर साहब? देखिए, मैं सारी की जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान पर डालूंगा। उसकी वजह यह है कि आप एक बार जब दरवाज़ा खोल देते हैं ना तो फिर आप रोक नहीं सकते कि आपके घर में कौन कौन दाखिल हो रहा है। सीधी सी बात है, सही है। आपने खोल दिया दरवाज़ा, भाई जिसको आना है आ जाओ, तो ये सारा रास्ता तो मौलाना फजल रहमान ने खोला ना
क्या मौलाना फजल रहमान साहब इतने भोले हैं, उनको सियासत का इतना नहीं मालूम कि जब एक कदम आप बढ़ाते हैं तो फिर 2 कदम कोई और बढ़ाता है? ये सारे मामलात में सब सियासतदान एक ही थे ये मिडमेंट्स लाने में, ये तमाम से चाहे तहरीक इंसाफ खुद क्यों ना हो, ये तमाम लोग एक ही थे। मैं ये समझता हूँ कि अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो गया, जिस तरह एक्ट के हवाले से कह रहे हैं चैलेंज हो जाएगा। देखिए चैलेंज तो नहीं हो सकता, मैं चैलेंज हो सकता है, चैलेंज होगा भी, लेकिन कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन सकती? देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर अब इतना लंबा हो गया है कि डायरेक्ट आइन का केस है सुप्रीम कोर्ट में। आइन अच्छा जी, एक बड़ी अहम खबर जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो है तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि इसी हफ्ते में हम फाइनल और फैसला कुन तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है बहुत कुछ उन्होंने कहा है। उसका ये इस बार सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि हम डी चौकी पहुँचेंगे, हम उस वक्त तक बाहर रहेंगे जब तक खान रिहा नहीं हो जाता, और अब हम वापस जाने के लिए नहीं आए, खान को साथ लेकर जाएंगे। और ये फाइनल कॉल है जिस पर तमाम PTI के बड़े जो लोग हैं वो मुत्तफिक हो चुके, और खान ने इस हफ्ते जो है कोई एक डेट अनाउंस करनी है। क्या कहेंगे ज़ुबैरी साहब? ये फाइनल कॉल का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं लाखों लोग सड़कों पे होंगे, और जब तक खान की रिहाई नहीं हो जाती हम नहीं घर वापस जाने को, घर वालों को कह दिया है हमारे नमाज जनाजा पढ़ दीजिएगा गायबाना। ये स्वामी के जलसे से पहले भी इस किस्म की बातें हो रही थी, और उसके आखिर में जो उन्होंने टेम्पो बनाया हुआ था वो इस किस्म की डेट का अनाउंस का टेम्पो था कि भाई आखिर में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है वो अनाउंस करेंगे। लेकिन जब वो आए उन्होंने तकरीब ख़त्म कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अनकरीब हम अगले 1 हफ्ते में ये उन्होंने खान में डाल दिया ना कि खान बताएंगे, अभी हमें डेट नहीं मिली है, जब डेट मिलेगी तो हम अनाउंस करेंगे और उसमें हम ये करेंगे। अगर वो निकलते हैं तो क्या होगा? मेरे ख्याल में वो एक फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई एक तो फ़ोन तो अभी वो आएगा 20 जनवरी तक नहीं आएगा, 20 जनवरी को तो हालत उठाएंगे वो। अब वो नहीं, उससे पहले भी आ सकता है, अगर आना होगा अच्छा। तो उससे पहले भी आ सकता था फ़ोन, अगर आना होता तब हो सकता है अब तक आ जाता। बहरहाल वो फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर फ़ोन आएगा तो फिर ये एक धरने की शक्ल में इस तरीके से बैठने का इनका प्रोग्राम है। PTI के अंदरूनी ज़राए से भी हमारे पास भी ये है कि वो एक कोई बड़ा धरना देंगे, और उस धरने को वो उस वक्त तक के लिए रखेंगे कि खान की रिहाई तक धरना है, और धरना में बैठने दे दी जाएगा, सुकून से बैठे रहेंगे। वो ये कह रहे हैं उसी हालत का तो इंतजार कर रहे हैं, वो जो फ़ोन आएगा तो बैठने दिया जाएगा। देखिए धरने से उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सवाल ये कि धरना देना कहाँ है उससे रोका जा सकता है। अगर ये समझते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाकर पंजाब में कर सकते हैं कोई मामला, तो वो मुमकिन नहीं है। जब तक पंजाब की मकामी आबादी इनके लिए नहीं निकलेगी, ये आपको लगता है नहीं निकलेगी? देखिए वोट देना एक अलग मामला होता है और रजिस्ट करना एक अलग मामला खान के लिए फाइनल तहरीक? सर फाइनल तहरीक तो आखिर तक चलती रहती है। नहीं तो सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त कौन है पाकिस्तान में? इमरान खान। तो फिर उनकी रिहाई के लिए सर ऐसे हमने बहुत सारे नारे देखे हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब, आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने ना एक इंटरव्यू दिया है, मैं उनका जुमला इसलिए कोट करना चाहता हूँ, बहुत अहमियत रखता है जी। कह रहा हमारी हिम्मत उस वक्त टूट गई थी कि जब जेल में नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी और बाहर 14 लोग जमा नहीं थे, जबकि 3300 लोग तो सिर्फ वो थे कि जो बल्दियात में जीते थे। कह रहे जब हमने ये देखा, और उस वक्त हमारा जो नारा था वो बहुत मशहूर था, वोट को इज्जत दो, और हम बहुत पॉपुलर थे, लेकिन हमारे लिए जो है वो 14 लोग नहीं निकले। लोगों का निकलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उस वक्त की आप बात कर रहे हैं नहीं निकले, तो पॉपुलर लीडर तो नहीं थे ना उस वक्त। देखिए उस वक्त जब वोट को इज्जत दो, उस वक्त वो एक स्लोगन रखते थे। नहीं, भैया साहब ने खुद कहा कि मैं समझा कि जनाब मैं हुकूमत से निकाल दिया गया हूँ, GT रोड के जरिए जाऊँगा, जब मैं गफीर आएगा आप लोग आए नहीं। देखिए अभी खान के लिए भी नहीं आ रहा, खुद कहते फिर खान के लिए भी नहीं आ रहा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत हटा दीजिए, जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं थी तो 9 महीने जिस तरह उन्होंने गुजारा किया आपको मालूम है। 9 मई के बाद 9 महीने जिस तरह उनके गुजरे हैं वो हम सब के सामने है कि जनाब वो लोग ही नहीं निकाल पा रहे थे। अभी भी जो आवाम आ रही है वो कहाँ से आ रही है? खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है ना, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट है। लेकिन जैसे ही आप इस्लामाबाद के अंदर या पंजाब के अंदर दाखिल होते हैं आपकी ताकत टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? देखिए गवर्नमेंट होते में और आशीर्वाद होने के साथ प्रोटेस्ट करना तो आप डी चौक तक चले जा सकते हैं, आप पार्लियामेंट की दीवारों पर जो है ना माजरत के साथ तौलिए और शलवारें टांग सकते हैं, आप अदलिया की दीवार के साथ जो है ना वो अपने कमीज़ें लटका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके ऊपर आशीर्वाद हो तो। लेकिन जब आपके पास आशीर्वाद नहीं है तो रजिस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है, रुकना आसान काम नहीं होता है, और वो नहीं रुक सके अभी तक। तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो पंजाब में आशीर्वाद है भी नहीं, और आप दोनों इस प्रोग्राम में ये भी कहते रहे कि जनाब बुशरा बीबी और बहनों की रिहाई ऐसे नहीं होगी। डील है तो फिर ये अगर हो सकता है नहीं। देखिए डील का मतलब क्या है? मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि खान साहब रिहा होंगे,
देखें डील का मतलब क्या होता है कि डील आपकी कुछ गिव एंड टेक होती है ना। आप किसी छोटे मामले के लिए चले कहते हैं चलो ये कर दो, यूं कर दो, चलो ये कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ऑन लार्जर स्केल अगर आप ये समझते हैं कि जनाब वो डील इस तरह की कि उनको आने दिया जाएगा और वो उधर बैठ कर जो है वो कुछ करेंगे। अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज़ फैसल वाडा साहब ने भी कही, गंडापुर के हवाले से आपका सर क्या ख्याल है? गंडापुर साहब जहाँ एक तरफ धमकियाँ देते हैं और फैसल वाडा ने कहा था कि जी देख लीजिएगा ये गिरफ्तार भी हो जाएंगे और उनकी वजारत भी चली जाएगी, लेकिन उनकी खबर गलत निकली तो उन्होंने कहा इसलिए गलत निकल रही है खबर मेरी कि गंडापुर साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं। देखें ये फैसल वाडा साहब की जो है ना न्यूज़ जो है वो एक ज़राए तक ही है। अब वो ज़राए इनको जो देते हैं वो ज़राए वाले जो है कब माइंड चेंज कर लेते हैं, वो आगे तक तो नहीं आती ना। गंडापुर नहीं लगता आपको दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखिए गंडापुर अगर दोनों तरफ खेल भी रहे हैं तो पीटीआई के लिए ही खेल रहे हैं, उनका महवर पीटीआई ही है, वो उनकी अपनी कोई जमात और नहीं है और उनको ये पता है, उनको ये पता है इसलिए तो नहीं खेल रहे कि उनको मालूम है मैं ज़रा सा भी अगर खान की तरफ संजीदा हो जाऊँ तो मैं तो गया। फिर देखिए खान की तरफ अगर वो संजीदा नहीं होते तो इतनी भी ये टेम्पो बना है इनकी हुकूमत आने के बाद, इनकी हुकूमत आने के बाद ही वो टेम्पो बना है, वरना उससे पहले तो बारे में हवा ही नहीं थी। कोई 50 आदमी 200 आदमी तक बाहर नहीं निकलने को खान के लिए संजीदा है तो फिर ये क्या चीज़ है कि धमकियां देने के बाद डीचो तक आते हैं, हाथ लगा के वापस चले जाते हैं? यहाँ आते तो हैं, तो आने से क्या रिहाई मिल जाएगी? क्रिएट करते हैं, पूरी उसको पंजाब को जाम कर देते हैं, तालीमी इदारे बंद, वाईफाई। खान को क्या फ़ायदा होगा इससे? खान को क्या फ़ायदा होता है? खान को ये फ़ायदा होता है कि उसके बहुत सारे ट्रायल ही नहीं हो पा रहे। खान किस जगह पे थे जब ये हुकूमत आई थी कि आज ट्रायल हुआ, कल सिविल अदालत से निकल के फौजी अदालत में कैद किया और आज सज़ा हुई और कल सज़ा हुई और वो 5 साल के लिए गए, वो 10 साल के लिए गए। दबाव की वजह से नहीं हो सका। आज बता दें कि बिशा बीबी बाहर आ गई, कोई सज़ा नहीं हुई, खान साहब को किसी केस में जो है वो नहीं हुआ, बाकी मज़ामत। देखिए पीटीआई में वोट बैंक है, उससे कोई कल इलेक्शन का अनाउंस हो जाते हैं तो हम सबको पता रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अगर वो धरने का ऐलान करते हैं विदाउट कोई बड़ी सपोर्ट किए तो वो धरना नाकाम हो जाएगा। देखिए अली अमीन गंडापुर को आप चाहे कुछ भी कहें, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बेहतर खेल रहे हैं। दोनों तरफ खेलें या 3 तरफ खेलें या 4 तरफ खेलें, खेल बहुत अच्छा रहे। आपने उनकी कोई तकरीर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ देखी? नहीं मिलेगी आपको। पंजाब को कौन निशाना बनाते हैं? वो नहीं, आईजी इस्लामाबाद को निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन आपको कभी भी वो उन्हें मालूम है कि पीछे कौन है, उन्हें मालूम है किससे डील कर रहे हैं। देखिए हम सब लोग ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर गंडापुर साहब आप कह रहे हैं 2 तरफ या 4 तरफ, अब जो कहा है उन्होंने कि घर वालों के जनाजे पढ़ दीजिएगा, हम वापस नहीं आएंगे खान रिहा नहीं हुआ तो। एक जुमला भी आपने उनके खिलाफ कहा है जिनके खिलाफ तो सब कुछ है, ये सब बयान थे ना। खेल अच्छा रहे, सही है, दोनों तरफ खेल रहे हो, 3 तरफ खेल रहे हो, 4 तरफ खेल रहे हो, अपना खेल हम नहीं कहते अपनी हर मार्च को मिलियन मार्च, मिलियन की 3 0 नहीं होती उसमें। अच्छा जी, एक और खबर, रूस का आबादी में इजाफे के लिए इक़दामात पर गौर हो रहा है। वो ये कहते हैं जी आबादी हमारी चूँकि कम है और शरह पैदाइश बहुत गिर गई है, इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। तो सदर जो है व्लादिमीर पुतिन, उनकी हिमायती और रूसी पार्लियामेंट की कमेटी है बराए ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह, उन्होंने कहा है कि जी इंटरनेट हम बंद रख दें और रात 10 बजे लाइटें बंद कर दी जाएँ तो इजाफ़ा मतवक्को है आबादी में। आप दोनों माशाल्लाह बड़ी गहरी निगाह है आपकी तमाम चीज़ों पर, दोनों ही आप बहुत ही तजर्बाकार हैं, क्या कहेंगे सर आप? पहले मेरे सीनियर बोल दें फिर मैं सीनियर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप मुझसे बहुत सीनियर हैं। अच्छा, आबादी में इजाफे के लिए ये तजावीज़ दी गई हैं, आप मुत्तफिक हैं कि अच्छी तजावीज़ हैं इंटरनेट बंद करके और लाइटें 10 बजे बंद कर दें? देखिए अब ये इस फार्मूले को पाकिस्तान में उल्टा कर दीजिए। तो पाकिस्तान में अगर आप उल्टा करके देखें तो पाकिस्तान तो चाहता है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट चले। 5G आ रहा है जनवरी में सर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंटरनेट चले और पाकिस्तान में लोग चलाते भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम हो गई? लोड शेडिंग होती है ना। नहीं, पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम हो गई नहीं हुई ना। ये जुमले कुछ हिकमत अमली के तहत तो बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं मैं नहीं फ़र्क समझ, आबादी नहीं बढ़ेगी सर। वो कह रहे हैं नेट बंद भी कर दें, लाइटें बंद कर दें, आबादी नहीं बढ़ने की। आप क्या कहते हैं? पुराने दौर के आदमी हैं गो के आप, लेकिन सीरियस नोट में मैं अगर बात करूँ, इस किस्म की कई कोशिशें जापान में और यूरोप में भी की गई है जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी की कमी है। उसमें ये होता है कि वो कपल्स को जितना ज़्यादा साथ रखेंगे और इंसेंटिव देंगे कि अगर वो अपनी नस्ल बढ़ाएंगे तो कई मुल्कों में तो कई
$1000 पाउंड मिलते हैं अपने नए बच्चे पैदा करने पे, कई कई महीनों की छुट्टियां मिल जाती हैं वित्त पे, इस किस्म की चीज़ें हैं। और कई कई जगह पर ये होता है कि हुकूमत को बयानिया दिया जाता है कि कपल साथ रहें, कभी वो ना होता वंस अ वीक साथ होते हैं, सुबह वो जाते हैं शाम जाते हैं। तो ये इस किस्म की कोशिशें हैं कि कपल्स को साथ रखा जाए और ये ऐसा कोई माहौल दिया जाए कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए। तो आपको लगता है ये कामयाबी हो जाएगी? अब ये कामयाबी होगी नहीं होगी तो ये तो वो है, लेकिन हुकूमत तो अपने तौर पर कोशिश कर रही है ना। वो तो जो माहौल पैदा कर सकते हैं वो करके दे रहे हैं। तो सर यही माहौल होता है? देखिए 92 से पाकिस्तान में बहूद आबादी का मामला चल रहा है, लेकिन आज तक कंट्रोल नहीं हो सका। खुद हमारे जो हुक्मरान हैं, नहीं बहुत आबादी तो देखे ना, जो देखिए लोग हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं उनके यहाँ खुद जो है वो 2 से ज़्यादा ही बच्चे हुए। तो अब हैरत अंगेज़ तौर पर जिन्होंने ये मुहिमें शुरू की वो भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये कंट्रोल नहीं करने जा रहे, वो बढ़ाना चाह रहे हैं। हम तो कंट्रोल करने की मैं बात आपको दोनों करते तरह का फलसफा दे रहा हूँ ना, दोनों तरफ का दे रहा हूँ ना कि जनाब आप यहाँ पर कंपेन शुरू करते हैं कि जनाब 2 बच्चे खुशहाल घराना, जिन हुकूमतों ने शुरू की, जिन लीडरान ने शुरू की, उनके यहाँ ही बाद में 3 बच्चे हुए, सही ना, 4 हुए, सही, वो एक अलग बहस है। सिमिलरली ये क्योंकि लोगों ये वैसे यूरोप और दीगर ममालिक का बहुत बड़ा मसला है, जिस तरह हम कहते हैं जी ख़ास तौर पर कि थर्ड वर्ल्ड का मसला आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, इन ममालिक का मसला है कि आबादी कम हो गई बहुत ज़्यादा। बेसिकली मैं यही आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये थॉट प्रोसेस है। और ये थॉट प्रोसेस देखिए चीन ने 1 बच्चे का फार्मूला किया, लेकिन उसने बाद में 2 बच्चों के लिए बहुत सारी हिकमत अमली की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सका। चीन की आबादी कम हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये इकदाम ख़बरों की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जब तक वहाँ सोच नहीं बदलेगी और जब तक वहाँ पर लोग ये नहीं समझेंगे कि जनाब ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत होना चाहिए और ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, तब तक वहाँ मुमकिन नहीं है। और ये मैं नहीं समझता कि इन इकदाम की बुनियाद पर हो सकता है। ये बाकायदा एक मूव होती है पूरी, जो आमतौर पर कौमों को लेकर चलती है। जनाब एक खबर खेलों शामिल करते हैं, और पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी में ज़ाहिर इंडिया ने इनकार कर दिया, और ज़ाहिर है पर पाकिस्तानी हुकूमत भारत से मैचेस के बाइकआउट का कह चुकी है। इससे ज़ाहिर ICC परेशान हो चुका है। 2031 तक भारत 4 इवेंट्स का मेज़बान है, और पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर दे तो फिर दोनों बोर्ड्स को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त पाकिस्तान के पास जो है ना बेहतरीन मौका है क्रिकेट पॉलिटिक्स करने का। पाकिस्तान अगर ये बात ICC को कह दे कि अगर ये नहीं आएगा, आप इसको नहीं ला सकते पाकिस्तान इंडिया को, तो हम भी कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे ICC का इंडिया के खिलाफ, और इंडिया में हम भी न्यूट्रल में खेलेंगे। सेम आप बर्ताव रखेंगे ना इससे, तो इसका इतना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि इंडिया को पाकिस्तान ना जाने से होगा, और पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होने से ICC को होगा। ICC की पूरी टूर्नामेंट की इनकम एक तरफ होती है और इंडिया पाकिस्तान के मैचों की एक तरफ होती है, इसलिए उनकी कोशिश भी ये होती है बनाते हुए कि इनके 2 मैचेस हो जाए किसी तरीके से। तो ये जब पाकिस्तान नहीं जाएगा तो इंडिया की बोर्ड को बहुत बड़ा लॉस होगा, और ICC को भी होगा। तो वो फिर इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि नहीं आप जाएं पाकिस्तान और खेलें, और खेल को उससे अलग रखें। और जब कबड्डी की टीम पाकिस्तान आती है, उनकी और टीमें अभी पाकिस्तान आई हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी नहीं जाती है, सही तो बात है। कबड्डी की टीम आ सकती है, और वो तो वजह क्या है इनकार की वजह? वो इनकार की वजह तो वो खुद बता सकते हैं, और एज ए क्रिकेटर हम ये कहेंगे कि वो डर के नहीं आ रहे। जिस तरह उनकी टीम का हार है, पेदर पे हारों का शिकार हो रही है, तो पाकिस्तान में हारना नहीं चाहते। आपको ये लगता है वजह मेन यही है या जानबूझकर? देखिए वजह ये नहीं है, वजह यह है कि मोदी वजह यह है कि वहाँ पर अभी देखिए मोदी बहुत मुश्किल से शिकस्त से बचे, बहुत मुश्किल से ना, बहुत बाल बचे। अब वहाँ रियासतों के इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आप देखिए तो अभी बंगाल में इशू हो रहे हैं, अभी सब मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे हैं। अब इस सूरत हाल में कोई अगर इंडिया की टीम वहाँ जाती है और पाकिस्तान आती है और इंडिया को शिकस्त होती है, तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ज़ाहिर क्रिकेट का एक वहाँ समझा जाता है, और बीजेपी की हिकमत अमली को अगर वहाँ भेजा जाए तो वो बीजेपी अपने एजेंडे को, मोदी का तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शरीफ बरादरान से। देखिए इसका ताल्लुक शरीफ बरादरान से नहीं है, सही, इसका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया के अपने मामलात के साथ है। पाकिस्तान एज अ रियासत और इंडिया की एक रियासत के तौर पर है। इंडिया के अंदर जो सियासत होती है उस सियासत में पाकिस्तान एक बड़ा अंसर है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान में कोई ये सियासत नहीं करता कि जनाब इंडिया की को गालियाँ देना या इंडिया के मुतालिक ये बात करना, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत का रुख कुछ और है।
इंडिया के अंदर रुख पाकिस्तान होता है और चीन होता है, और पाकिस्तान जब उसका रुख होता है तो जाहिर है अभी वहाँ पर रियासतों के इलेक्शन होने, और अगर इस सूरत हाल में पाकिस्तान इंडिया की टीम यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ये ज़ुबैर साहब पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाना मकसूद हो? देखिए, पाकिस्तान को माली नुकसान तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। अगर वो दुबई में भी खेलते हैं तो जो उसके रॉयल्टी मिलेगी वो पाकिस्तान को ही मिलेगी उसमें। लेकिन पाकिस्तान का जो एक वो बड़ा ख़राब जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया की टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इस किस्म की एक वो तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेफ मुल्क नहीं है इंडिया का, जो कि बिल्कुल गलत है। और पाकिस्तान बोर्ड इस वक्त स्टैंड ले ले कि नहीं, हम किसी न्यूट्रल में कोई एक मैच भी नहीं कराएंगे अपना चैंपियन ट्रॉफी का। जो मैच होंगे पाकिस्तान में होंगे, और अगर आपने कराया कोई मैच तो पाकिस्तान भी कोई मैच इंडिया में नहीं खेलेगा। अगर ये स्टैंड ले लेंगे, आप यकीन माने भी 2, 3, 4 महीने फरवरी में जाके हो रही ना, ये इंडिया बैक होगा और यही इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा होगा। जाहिर है इंडिया तो, और अगर आपका बोर्ड बैठ गया किसी वजह से दबाव में आ गया तो फिर ये बहुत बड़ी गलती होगी। सर अमेरिका के दबाव में तो आ नहीं रहा, अभी आप दोनों ने कहा। यही कह रहा हूँ, इसका स्टैंड लेना चाहिए, नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। मेरी तो यही ख्वाहिश भी है और मुझे लगता भी है कि अच्छा जी, रिटायरमेंट की खबर प्रोग्राम के आखिर में, और मेरे दोनों मेहमानों की पसंदीदा हानिया आमिर, आजकल बड़ा ड्रामा उसका हिट हुआ, कभी मैं कभी तुम, और जिसके प्रीमियर वो आ नहीं सकी थी कनाडा में, और बाकी कास्ट मौजूद थी वहाँ पर। देखा होगा सर, आपने भी ड्रामा नहीं देखा होगा, हानिया को तो आप दोनों ही आप तो जानते हैं बखूबी। हाँ, मैं कल से जानने लगा, आज कल से जानने लगेंगे, उन्होंने पूरा रिसर्च करके रख लिया। उनसे एक सवाल पूछा था, क्योंकि अभी यंग है, शादी नहीं हुई उनकी, कि कनाडा में कि जनाब आप किस तरह के मर्द से शादी करेंगे। उन्होंने कहा जी सीधा सादा ऑनेस्ट आदमी हो उससे मैं शादी करूंगी। ये खूबियाँ तो ज़ाहिर है आप लोगों में भी मौजूद हैं, तो ये सीधा सादा ऑनेस्ट का क्या लिया जाए सर? मतलब इतनी खुश शक्ल खातून ये कह रही हैं सीधा सादा ऑनेस्ट बनना चाहिए। यार हानिया के लिए एक बैड न्यूज़ ये कि हमारे भाई की पहले से शादी हो चुकी है और हैप्पीली मैरिड है ना। और देखें, हमने मेरा ख्याल से देखिए आपकी तस्वीरें माशाल्लाह बहुत हमने देखी, सब जगह लगी हुई है, तो हमें तो बिल्कुल ऐसा लगा, लेकिन अब क्या कह सकता हूँ, ये आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं सीधा सादा तो नहीं है, मैं सीधा सादा, एक मैंने तो वोट कर चुका, सिर्फ ऑनेस्ट रह गया सर। आप में तो खूबियाँ हैं दोनों। मैं लड़का नहीं हूँ सीधा साधा, मैं उस एज से निकल गया हूँ, इसलिए मैं उसमें नहीं आता। मतलब आप अपने आपको मिसफिट समझते हैं शादी के लिए? आप मैं समझता हूँ हानिया आमिर मिसफिट समझते हैं शादी के लिए, मैं उस वजह से निकल गया हूँ। उसका नहीं है, और नहीं मैं ये नहीं कह रहा आप कर ले, मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ उन्होंने एज नहीं कही, उन्होंने कहा जी ऑनेस्ट हो, सीधा साधा आदमी हो। उसमें खाली मैं ऑनेस्ट में आता हूँ, सीधा साधा में भी नहीं आता, और लड़की में भी नहीं आता। टू बी सीरियस नोट, देखिए आजकल हर लड़की की ख्वाहिश ये होती है कि उसका मियाँ उससे ऑनेस्ट हो, उसके साथ जो है सिंसियर हो, उसको इज्जत दे और बहुत चाल चलाक ना हो। ये हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है। आपको पता है ना इन बातों को? उसको भी है, मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूं। उसको भी ये ख्वाहिश है, तो कोई बुरी बात नहीं। तो ये बात सही कह रहे हैं सर, मिल ही जाएगा, ढूंढेंगे तो। हर औरत ये चाहती है कि बहुत सीधा सा हो, शरीफ सा हो, ऑनेस्ट हो। नहीं, अब वो ऑनेस्टी का तो किसी को वाला ये बता दें, मैसेज का है बता दें, ऑनेस्टी का तो पता नहीं है, सही है वो, लेकिन बस लोग कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए। वो एक बड़ा मुश्किल जुमला है ना। हर औरत ये समझती है कि उसके बाप जितना अजीम आदमी कोई नहीं है और उसके भाई जितना सीधा कोई नहीं है। तो ये दोनों खूबियाँ जो है ना, वो हमेशा बीवी अपने शौहर में ढूंढ रही होती है कि यार ये दोनों चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। सर ये सीधा सादा और ऑनेस्ट अगर कोई कह रही है लड़की खूबसूरत, तो मर्दों की रिक्वायरमेंट भी ये होती है सीधी सादी लड़की हो, ऑनेस्ट हो। देखिए मैं तो कहता हूँ कि आजकल की तो औरतों की बहुत सी ख्वाहिश हो कि अनीस मंसूरी जैसा हो। ये भी एक एग्जाम्पल बन गए हैं आजकल जिस तरह के खासतौर से बिल्कुल सेगमेंट में ये कहीं नहीं होते, ये एक बड़ी इनकी क्वालिटी है। आप ये पूछिए कि कल मैंने हानिया आमिर की तस्वीर को कितनी मुश्किल से ढूंढा कि यही हानिया आमिर है। हाँ। देखिए कितनी मुश्किल से, तो ये हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर नहीं मिल रही थी। सही कह रहा हूँ ना, उन्हें बहुत से लोग के मोबाइल में ही होती है। तो बहरहाल देखिए मर्द कुछ और देखता है अपनी बीवी में, बीवी कुछ और देखती है अपने पार्टनर में, तो दोनों की ज़ाहिर सी बातें फ़र्क हो। आप क्या देखते हैं सर? अब देखने का वक्त गुजर चुका। आपका भी गुजर चुका सर? मैं देख चुका, ये देख चुके, उनका वक्त गुजर चुका और प्रोग्राम का वक्त भी हमारे खत्म हो चुका। इंशाल्लाह प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस पर बात फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरे दोनों मौजूद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमें दी इजाज़त, मौलाना।